पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे वनडे में कामयाबी हासिल करके 3 मैचों की सीरीज़ में फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। गुज़िश्ता रोज़ खेले जाने वाले दूसरे मैच में मेहमान टीम को 6 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 207 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। बाबर आजम ने 77 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। इफ्तिखार अहमद की 5 विकेटें थी। डेब्यू करने वाले मूसा खान ने 2 विकेटें हासिल की। अब तक खेले गए 2 मैचों में कौन से प्लेयर्स की कारकर्दगी मुतासिर कुन रही और तीसरे वनडे में कौन कौन से नए प्लेयर्स को मौका देना चाहिए, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम आकिब साहब। वालेकुम अस्सलाम। आकिब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये सीरीज़ भी पाकिस्तान के नाम हो गई और अगर हम पाकिस्तान के वनडे ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो 8वीं जीत थी पाकिस्तान की वनडेज़ में इन अ रो। तो क्या कहेंगे, ये सीरीज़ की जो विन है ये कितना मैटर करती है पाकिस्तान के लिए? इसको इतना सीरियसली लेना चाहिए? देखिए, इतना सीरियस तो इनफैक्ट नहीं ले सकते क्योंकि काफी कमजोर टीम है और जब आप अपने मुल्क में खेल रहे होते हैं तो आपके ज्यादा चांसेस होते हैं। बट ये जरूरी होता है कि आप जो नया टैलेंट आप देख रहे हैं उनको डेब्यू कराने का आइडियल मौका होता है कि जब वो अपनी ग्राउंड अपनी होम पिचेस के ऊपर खेलते हैं तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो परफॉर्म करें। जिस तरह पहला वनडे था वो तो कोई इतना अच्छा नहीं पाकिस्तान खेला, बहुत बेहतर मार्जिन से जीतना चाहिए था। लेकिन दूसरे में जो मार्जिन है, मेरा ख्याल जिम्बाब्वे की जो टीम है पाकिस्तान में, इतना फर्क जरूर होना चाहिए जब आप स्पेशली होम सीरीज खेल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर आपने डेब्यू की बात की है तो मूसा और हैदर का डेब्यू हुआ है, तो हैदर ने तो कल 2 विकेटें भी ली, अच्छी बॉलिंग कराई उन्होंने। और कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं आपके ख्याल में जिनको आप मजीद आज जो तीसरा वनडे है उसमें चांस देना चाहिए? देखिए, खुशदिल शाह को मौका मिलना चाहिए क्योंकि जब आगे आपने न्यूजीलैंड जाना या बड़ी सीरीज आनी है तो जरा जो डेब्यू के ऊपर या एक आधा मैच आपने खेला हो तो आपको अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है। इसके अलावा हारिस रऊफ का भी डेब्यू हुआ और फिर जी हारिस का भी हुआ और हैदर। आई थिंक ये तीनों अच्छे, गुड पोटेंशियल, बट अब उनको ये है कि रेगुलर चांसेस मिलने चाहिए क्योंकि अभी भी हम 2 साल के बाद भी वी आर स्टिल कंफ्यूज कि हमारी वनडे की कौन सी टीम होगी। अगर मैं इस पूरी टीम को देखूं तो इसमें अगर बैटिंग में सिवाय बाबर आजम के कोई बंदा नहीं जो एक्साइटमेंट लेकर आए या इसमें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसको रिकॉग्नाइज्ड किया जाए। तो आई थिंक इनको थोड़ा सा देखना ये पड़ेगा कि जो ओपनर्स हैं वो दोनों आबिद अली और इमाम उल एक ही तरह खेलते हैं, बहुत कम स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। उसमें फखर जमान जैसा प्लेयर जरूर होना चाहिए। और इसके अलावा 1-2 प्लेयर्स को इन्होंने ये डेवलप कर सकते थे। जीशान अशरफ है, जीशान अहमद है, वो जो अभी नॉर्दर्न से खेल रहे हैं। तो इस तरह के एक्साइटिंग प्लेयर्स जो कि देखें, आज आप जिम्बाब्वे से खेल रहे हैं तो आपको फिर भी आपके जो बैट्समैन है वो उस तरह से नहीं खेल रहे। अगर आप देखें डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तानी बॉलिंग एंड जिम्बाब्वे की बॉलिंग, और वो जितनी अच्छी वो बैटिंग कर रहे हैं लाइक शाहीन शाफरी, वहाब रियाज, इनके अगेंस्ट, तो अगर हमारे जो बैट्समैन है अगर इनको हमारी बॉलिंग के अगेंस्ट खेलना पड़े तो फिर आपको समझ आएगी कितना बिल्कुल सही है काम करने की जरूरत। बैटिंग की जो आपने बात की स्ट्राइक रेट की, मैं वही देख रहा था कि इमाम का तो स्ट्राइक रेट जो है वो लोएस्ट आ रहा है, ऑलमोस्ट सेकंड लोएस्ट है वो वनडेज में, कोई 60 के करीब जो है वो उनका स्ट्राइक रेट है। तो ये तो एक ओपनर के लिए तो ये नाकाबिल कबूल स्ट्राइक रेट है। लेकिन अगर हम बॉलिंग की तरफ भी स्टिक करें, इफ्तिखार 5 विकेटें उन्होंने ली और मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। अच्छा, उनके हवाले से ये बात क्यों कही जाती है कि वो जो है वो पर्ची है किसी की? देखिए, उसमें बात यह है कि जब से ये मिस बॉल आए हैं तो उनको काफी मौका मिल रहा है। टूवर्स के ऊपर ज्यादा खेलते नहीं लेकिन टूवर्स के ऊपर जाते हैं। बट ये पहली दफा आया कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बॉलिंग में खुल के आई है सामने। ऑल्दो इज अ पार्ट टाइमर, उनकी जो बैटिंग है असल में तो वो बैटिंग के ऊपर सिलेक्ट होते हैं। बट आई थिंक जिस तरह से बॉलिंग में उन्होंने किया है, अगर बैटिंग में भी परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली देखिए, क्रिटिसिज्म आपको तब होता है कि जब आप एक प्लेयर जो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस करके डोमेस्टिक में आया हो और आप उसको चांस देते हैं और फिर उसमें से उसको कंसिस्टेंटली आप खिलाते हैं। फिर ये जो कितने लोगों के डेब्यूज हुए, उनके कमबैक भी हुए, उमर अकमल भी आए, अहमद शहजाद भी आए, बिलाल आसिफ भी आए,
लेकिन वो आए और चले गए, ना खेले, ना उनको मौका मिला। सो आई थिंक जो सिलेक्शन में सबसे जरूरी चीज होती है वो आपकी कंसिस्टेंट अप्रोच है। आप ऐसे बिला वजह किसी को नहीं खिलाना चाहिए, और जितने ज्यादा डेब्यूज इन 2 सालों में हो, कभी भी नहीं हुए, तो आई एम श्योर कि अब ये जो एक परमानेंट सिलेक्शन कमेटी लेके आ रहे हैं तो डेफिनेटली दे विल डू अ बेटर जॉब। अच्छा, अब एक और जो कमाल की परफॉर्मेंसेस देने वाला खिलाड़ी, आपका खिलाड़ी जिसको मैं कहूँगा, शाहीन शाह अफरीदी, उसने जो है वो 3 मैचेस में 15 विकेटें भी ली, रिकॉर्ड भी बना दिया, वकार यूनुस को बराबर भी कर दिया। और अगर हम बात करें 20 ODIs में पाकिस्तान का सबसे टॉप विकेट कीपर वो बन गया है 45 विकेटें लेकर, और फिर T20 का भी लीडिंग विकेट कीपर है, वो विकेट टेकर है, वो 44 विकेट्स 31 मैचेस में। हाउ डू यू सी हिज परफॉर्मेंस एंड हिज फ्यूचर? देखिए, इतनी जल्दी, बहुत जल्दी उसने अपने आप को मनवाया है। 2-2.5 साल के अंदर उसने फ्रॉम नोवेयर आगे बढ़ा है। अब आप इस एज में अगर आपको एक बॉलर मिल जाए जो आपका टेस्ट, ODI एंड T20 का एक लीडर हो, तो आई थिंक कि उसके पास तो आप बहुत 15-16 साल आराम से वो क्रिकेट खेल सकता है। पर अब देखना ये है कि उसको, उसके लोड को, उसकी इंजरीज को, उसकी फिटनेस को लेके मैनेज करना बड़ा जरूरी है। तो आपने जीत लिया सीरीज, आप उसको रेस्ट कराना चाहिए। किसी नए बॉलर को चांस है, या वहाब को वापस ले आए और शाहीन को आप रेस्ट कराएं। इसी तरह जब तक आप रोटेशन के साथ उसकी लुक आफ्टर करते रहेंगे। सो आई थिंक ये एक ऐसा बॉलर आपको मिला है कि जो 15-20 साल, 15 से 16 साल पाकिस्तान की तरफ से खेल सकता है। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब देखते हैं कि आगे जो सीरीज़ के बाकी मैचेस हैं उनमें क्या होता है।